मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो दर्शकों मैं आपको धन्यवाद दूं, आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक पुरुष जातक की कुंडली में विचार करेंगे जिसमें कि विशिष्ट योग हैं, गज केसरी योग है, लेकिन फिर भी अर्थाभाव से जूझ रहा है। विशिष्ट योग मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ज्योतिष में पंच महापुरुष योग होते हैं, जो कि गुरु हंस महापुरुष बनाता है किसी केंद्र में हो, और बुध भदपुरुष बनाता है, मंगल रूचक बनाता है, और इसी प्रकार से हमारे जो शनि है वो शशक योग बनाते हैं और शुक्र मालव योग बनाता है। ये महापुरुष योग जिसकी कुंडली में होते हैं वो कुंडली बलवान मानी जाती है। और इस कुंडली में तो गजकेसरी योग भी है, लेकिन किसी भी योग का फल नहीं मिल रहा है। और जातक बोलता है कि गुरुजी मैं इतनी उम्र मेरी हो गई, लोगों ने मुझे ये बताया आपकी कुंडली में भद्र महापुरुष योग है, आपकी कुंडली में हंस महापुरुष योग है, आपकी कुंडली में गजकेसरी योग है, लेकिन मैं तो बीमारी और धन के अभाव में परेशान हूं। आखिर क्या इन योगों का मुझे कभी मिलेगा? तो उसने हमारा वीडियो देखा होगा, तो उसने प्रश्न किया। आइए हम विचार करते हैं, आपका भी बताते हैं, आपका भी मार्गदर्शन करते हैं। अब ये योग होते हैं, मैं भी तोते की तरह बताता हूं कि भाई अगर केंद्र में बुध अपनी राशि में हो तो भद्र महापुरुष योग बनता है, सम्मान दिलाता है चारों तरफ, उसको किसी किस्म की परवाह नहीं। आप सारांश ये समझो। और केंद्र में गुरु अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो तो हंस महापुरुष योग बनता है। केंद्र में अगर मंगल अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो तो रोचक योग बनता है। और इसी प्रकार शुक्र भी मालव योग बनाता है, अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो। इस कुंडली में दो महापुरुष योग बन रहे हैं, भद्र महापुरुष योग और हंस महापुरुष योग, लेकिन किसी का कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है, जीरो फायदा मिल रहा है। कहने को तो बहुत कुछ हो गया, लेकिन यहां पता चलता है जब डाल तोते की तरह मैं भी बोल करके चला जाता हूं और ये मिलेगा वो मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसको गहराई से देखना पड़ेगा। और गज केसरी योग एक माना हुआ योग है। गज केसरी योग सब जानते हैं, बन तो रहा है, लेकिन उसका प्रभाव क्यों नहीं मिल रहा वो आप देखेंगे। और वह जातक रोगों से परेशान है और धन की स्थिति को लेकर के परेशान है मूलतः। तो विचार करते हैं जातक कुंडली क्या कहती है। उससे पहले ये 12 भाव है कुंडली के। प्रथम भाव लगन लग्नेश का, द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव माता भूमि मकान का, पंचम भाव शिक्षा भूमि का, शिक्षा और विवेक का, बुद्धि का, और छठा भाव रोग शत्रु ऋण का, सप्तम भाव जीवन साथी और दैनिक व्यवसाय का, अष्टम भाव आयु भाव कष्ट का, नौ भाव भाग्य भाव है, धर्म भाव है, और दसम भाव ऊंचाई में ले जाने वाला भाग है। ऊंचाई में ले जाने वाला, सम्मान दिलाने वाला दसम भाव है। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, आमदनी का भाव है। द्वादश भाव खर्च का और किसी प्रकार के दंड का, सहवास सुख का भाव है। यह आमतौर पर हम सब बताते हैं। तो कुंडली में भद्र महापुरुष योग बन रहा है। भद्र महापुरुष योग कब बनता है? जब ये चार केंद्रों में बुध अपनी उच्च राशि में हो, स्वयं की राशि में हो, भद्र महापुरुष योग बनता है। साधारण बात है ये। हंस महापुरुष जब गुरु इन चार केंद्रों में उच्च राशि में हो, अपनी राशि में हो, हंस महापुरुष योग बनता है। इसी प्रकार मालव रोचक भी बनते हैं। ये जिस कुंडली में होते हैं उस जातक को विशिष्टता प्रदान होती है और विशिष्ट सम्मान प्राप्त करता है। सभी चीजें अपने आप मिल जाती है, धन वगैरह सब मिल जाता है, ऑटोमेटिक बन जाता है। ये ग्रह योग ऐसा है। उसके बाद है गज केसरी योग, ज्योतिष का बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली गज केसरी योग होता है। लेकिन जातक की कुंडली में योग तो है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। मैं आपको आज अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा क्यों नहीं मिल रहा। पहले जातक की कुंडली क्या कहती है? धन की समस्या, विशिष्ट योगों का प्रभाव नहीं, रोगों से परेशानी। 22 सितंबर 1975 कृष्ण पक्ष 2 रेवती चरण 2 सोमवार को हुआ। जन्म के समय पर कन्या लगन उदय, कन्या लगन की 9 डिग्री 59 मिनट है, करीब 10 अंश के बराबर है। वहीं पर बुध उच्च राशि में 29 डिग्री 39 मिनट लेकर के, तो सूर्य द्वादश भाव का स्वामी 4 डिग्री 53 मिनट लेकर के तृतीय भाव में राहु 1 डिग्री 5 मिनट लेकर के विराजमान है।
सप्तम भाव में चंद्रमा 21 डिग्री और गुरु 28 डिग्री 52 मिनट लेकर के विराजमान है। नवम भाव में केतु 1 डिग्री 51 मिनट और मंगल 27 डिग्री 19 लेकर विराजमान है। शनि 6 डिग्री 55 मिनट लेकर के एकादश भाव में है और अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है जो कि 4-4-19 से 4-4-29 तक रहेगी। दशाएं आती हैं चली जाती हैं, वो कोई बात नहीं, मैंने तो आपको लिखा है। अब दर्शकों, कन्या लगन वाले, इनके स्वामी बुधदेव होते हैं और यहां पर उच्च का है। जैसे हम बताते हैं भद्र योग बन रहा है, भद्र महापुरुष योग बन रहा है, लेकिन उच्च कोटि का विद्वान होना चाहिए, प्रतिष्ठित होना चाहिए, ज्ञानी और अच्छा वक्ता होना चाहिए। लग्नेश लगन में है, हम तोते की तरह बताते हैं, अब वह जीवन भर निरोग रहेगा, मान सम्मान उसको मिलेगा, धन की कमी नहीं रहेगी, लंबी आयु होगी और ख्याति मिलती है। परंतु ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, मिलती है लेकिन इसको नहीं मिल रहा, उसका कारण हम बताएंगे। उसके बाद सूर्य है, सूर्य साहसी पराक्रमी तो बताता है, लगन में है, स्वाभिमानी है, शीघ्र उत्तेजित होने वाला है और आर्थिक पक्ष कमजोर देगा क्यों, द्वादश भाव का स्वामी है, खर्च की ऊंची रहेगी। स्त्री पक्ष में सप्तम भाव को देख रहा है, कष्ट का अनुभव होगा, दुर्बल होगा और आंखों में कष्ट होगा, सिर में पीड़ा होगी, कठोर संघर्ष होगा, श्रम के अनुपात में उसको फल नहीं मिलेगा, आर्थिक दशा हमेशा कमजोर हो जाएगी क्योंकि द्वादश भाव खर्च का भाव है, खर्च का भाव लगन में बैठ गया और सप्तम दृष्टि से देख रहा है। द्वादश भाव का भाव जहां देखेगा कहीं ना कहीं हानि करेगा, थोड़ी बहुत हानि करेगा। सूर्य चंद्र थोड़े से कम करेंगे, बाकी ज्यादा कर देंगे। चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में है, सुंदर, हंसमुख, देश विदेश की यात्राएं करने वाला, परिश्रम अधिक, पत्नी सुंदर और सुशील मिलेगी, गुरु भी साथ में आ गया, धार्मिक विचार होंगे, बड़ों का आदर करने वाला होगा और पत्नी के अनुकूल आचरण करने वाला होगा, जैसे पत्नी कहेगी वैसे ही करने वाला होगा यहां पर, क्योंकि गुरु आ गया। गज केसरी योग बन रहा है, हंस महापुरुष योग भी बन रहा है, गुरु अपनी राशि में है और हंस महापुरुष योग बना और चंद्रमा के साथ गुरु बन गया तो गज केसरी योग भी बन गया। प्रभाव कुछ नहीं मिल रहा, प्रभाव क्यों नहीं मिल रहा आगे बताएंगे। मंगल दर्शकों साहसी परोपकारी है, पराक्रम भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी, नवम भाव में भाग्य की हानि करेगा, धर्म के पक्ष में हानि होगी, भारी स्थानों से संबंध होगा, खर्चा अधिक होगा। मंगल भी खर्चा करा रहा है, पराक्रम भी बनेगा मंगल भी, और अष्टम दृष्टि से यहां पर घरेलू सुखों की कुछ ना कुछ कमी होगी क्योंकि अष्टमेश है और तृतीय भाव का स्वामी है, थोड़ी बहुत कमी करेगा। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु दर्शकों 2 केंद्रों का स्वामी है और अपनी राशि में है, हंस महापुरुष योग बना रहा है, परंतु गुरु तो 2 केंद्रों का स्वामी हो जाने के बाद दोषी है, उसका दोष भंग नहीं हो रहा तो प्रभाव कैसे देगा, कैसे देगा? पहली बात ये तो कोई प्रभाव नहीं दे रहा, प्रभावहीन हो गया। दूसरा अंत में सब बताऊंगा मैं, और 2 मिनट रुकिए। शुक्र भाग्य का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में चला गया, भोगी होगा, समस्त धन को ऐश और आराम में खर्च करने वाला होगा, हमेशा धन का अभाव रहेगा, कुटुंब से अनबन रहेगी, धार्मिक आस्था कम होगी क्योंकि द्वादश भाव में चला गया। कुल मिलाकर के सुख साधनों पर खर्च करने वाला, सुख साधन होते हुए परेशान होगा और हमेशा जीवन में उसको ये अभाव अखरता रहेगा। प्रकट रूप से तो बोलेंगे धनी है, बड़ा भागवान है, लेकिन अंदर से कुछ नहीं होगा। तो भाग्य का स्वामी द्वादश भाव में बैठ गया, धन का स्वामी खर्च के भाव में बैठ गया और शुक्र अपनी शान शौकत पर, ऐश और आराम पर खर्च करने वाला होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, खर्चा हो गया। शनि की बात करें, शनि छठे भाव का, पंचम भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी, मूल त्रिकोण राशि, छठे भाव में रोगेश है, शनि यहां पर है। आमदनी थोड़ी ठीक होगी परंतु गंभीर रोगों का शिकार होगा, क्यों? छठे भाव का भी स्वामी है और तीसरी दृष्टि लगन भाव पर है और सूर्य को भी पीड़ित कर रहा है। सूर्य पीड़ित कर रहा है, सूर्य पीड़ित हो रहा है शनि से, प्रबल पित्त दोष बन रहा है, 4 डिग्री है, शनि की 6 डिग्री है, बिल्कुल पीड़ित हो रहा है। कुल मिलाकर सुख साधनों का में परेशान होगी, होते हुए भी ऐसा उसको होगा कि मानसिक कमजोर हो जाएगा, शरीर के अंगों में परिश्रम करने की हिम्मत नहीं रहेगी, उसका शरीर ऐसा हो जाएगा, टूट जाएगा, वह कुछ नहीं कर सकता शनि और सूर्य के यहाँ के पास। क्यों? सूर्य भी द्वादश भाव का स्वामी है, रोग देता है द्वादश भाव भी, और शनि छठे भाव का स्वामी, दोनों का प्रभाव यहाँ पर छठे भाव में है। उसका शरीर इस तरह से टूट जाएगा, कुछ करने की हिम्मत नहीं रहेगी।
सप्तम दृष्टि से यहां पर शनि शिक्षा संतान के भाव को देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है, जरूर देगा। दसम दृष्टि से, नीच दृष्टि से कष्टों का भाव देगा, जीवन में कष्ट रहेंगे। ऐसे जातक को जीवन में हमेशा कष्ट रहेंगे, जीवन में रोगी बना रहेगा। वो शनि देवता का काम है, पूर्वजन्मों का पूरा कष्ट रहेगा। अब बात करें राहु की, राहु तृतीय भाव में है, पराक्रम तो देगा, भाई बहन के साथ मुटाव देगा। पंचम दृष्टि यहां पर देगा, सप्तम भाव पर डिग्री कम है, कुछ फायदा नहीं देगा। इनको कोई पीड़ित नहीं करना, चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, गुरु पीड़ित है, 1 डिग्री 5 मिनट लेकर के बैठा हुआ है। लगन से 8 डिग्री का अंतर है, प्रभाव देगा द्वादश भाव, सप्तम भाव में प्रभाव देगा, लेकिन चंद्रमा गुरु पर कोई प्रभाव नहीं देगा, क्योंकि डिग्रियों में अंतर है। नौ दृष्टि से थोड़ा बहुत छुटमुट त्रुटिपूर्ण भागी की हानि कब देगा, आमदनी में परेशानी देगा। यहां पर राहु से शनि पीड़ित हो रहा है, शनि के 6 डिग्री है, राहु के 1 डिग्री है, बिल्कुल एकदम कोई दो राय नहीं, शनि पीड़ित हो रहा है। और यहां पर आमदनी के भाव में शनि का भी प्रभाव हो गया, राहु का प्रभाव हो गया, तो आमदनी कम हो गई और कर्क राशि पीड़ित हो गई, छाती से संबंधित परेशानी होगी। और शनि रोगेश का भाव है, ऐसे जातक को खांसी नजला जुकाम आसानी से ना सकते, फेफड़ों से संबंधित परेशानी दे जाएगी। अभी रह गया केतु, केतु की बात करें तो 9 भाव में भाग्य की हानि होगी, दिमाग पे गंभीरता होगी, गर्मी होगी और पराक्रम होगा, शिक्षा संतान में परेशानी की बात आई। ये मैंने एक साधारण तौर पर बता दिया। भद्र महापुरुष योग, बुध अपनी राशि में भद्र महापुरुष योग बना रहा है। हंस महापुरुष योग, गुरु अपनी राशि में केंद्र में हंस महापुरुष योग बना रहा है। चंद्रमा गुरु जब केंद्र में है, लगन से दोनों साथ साथ हैं, सप्तम भाव में है, गज केसरी योग भी बना रहा है। ये सारे योग बन रहे हैं, लेकिन विफल कैसे हुए? दर्शकों थोड़ा सा ध्यान देना। ये पूर्व क्षितिज है, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है और जिस पाथ पर घूमती है उसको कांतिवृत्त कहते हैं। मैंने अपने पहले भी 5-7 नंबर के वीडियो में बताया है, वीडियो सीरियल 5 एपिसोड 5 और 7 में। तो वो पूरी घूमती है, जो पढ़े लिखे हैं सब जानते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। जो पृथ्वी का जो रास्ता है निर्धारित है, उसको कांतिवृत्त या ऑर्बिट कह सकते हैं। उसको हमारे विद्वानों ने 12 भागों में बांटा। एक भाव 30 डिग्री का है। जब सूर्य के सामने वो भाग आता है, पूर्व दिशा के सामने आता है, सूर्य पूर्व दिशा में वो भाग आता है, तो वह लगन बन जाता है। अब देखिए, जब बालक पैदा हुआ तो कन्या राशि पूर्व क्षितिज के सामने आई। कन्या राशि के 0 से लेकर 30 डिग्री तक अंश होते हैं, हर एक राशि के यही है। कन्या के बाद फिर तुला आएगी, आएगी, हर 2 घंटे के बाद आएगी और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा हो जाएगा, जैसा कि दैनिक गति हमारी पृथ्वी की बताई जाती है। तो अभी कन्या राशि का मैंने ब्रॉड करके बताया 30 डिग्री, बाकी छोटे बताया। कन्या के बाद तुला आएगी, तुला के बाद वृश्चिक, नवमी, ऐसे आती रहेगी। जब कन्या राशि जब पूर्व में आई है, जब बच्चा पैदा हुआ है, कन्या राशि पूर्व में आई है, पूर्व क्षितिज को कहते हैं, ईस्ट में आई है, तो कन्या राशि के 9 डिग्री 19 मिनट से बीत चुके हैं। पूर्व क्षितिज मध्य 15 डिग्री पर है, 9 डिग्री बीत चुके हैं कन्या, तो बच्चे ने जन्म ले लिया। यहां पर लगन के उदय हो गए, उस टाइम पर बच्चे ने जन्म ले लिया। और बुध बैठा है 29 डिग्री पर, तो खत्म होने वाला 29 डिग्री 36, ये लाइन भी मोटी है, लाइन पर ही है, मृत अवस्था में है। तो जब बच्चे ने जन्म लिया तो बुध के ऊपर वो जो प्रकाशमान किरणें हैं नहीं पहुंची है और बुध प्रभाव देने में असमर्थ है। आप ये कह सकते हैं मृत अवस्था में है, प्रभावहीन है। तो भद्र पुरुष का उसको कहां से योग मिलेगा? मैंने आज आपको इसलिए डायग्राम बताया 29 डिग्री, इसलिए मैं बोलता हूं डिग्रियों का महत्व है, उनके अंशों का महत्व है। उदय हो गए 9 डिग्री पर, अच्छा उदय हुआ। 15 डिग्री मध्य माना जाता है, उदय हुए अच्छे डिग्री। जब 9 डिग्री के वो 10-12 डिग्री के अंतर में जो ग्रह होगा कुछ फल देगा, जितना उदय अंश के हिसाब से होगा फल देगा, क्योंकि वो प्रकाशमान किरण उस ग्रह पर जाएंगी। तो बुध पे तो प्रकाशमान किरण तो हुई नहीं, ऐसा समझो। बुध तो इस तरह से हुआ जैसे सूर्य छिपता है ना, दिन ढलता है, अंधेरा भी नहीं है और रात भी नहीं है, ऐसे टाइम पर उसको प्रकाश क्या कहेंगे? बालक गर्भ से बाहर आते आते अंधेरा हो गया, ये स्थिति आप इस तरह से समझ सकते हो। तो बुध आपका यहां पर प्रभावहीन हो गया, और बुध प्रभावहीन हो गया तो भद्र योग खत्म हो गया, भद्र योग का कोई प्रभाव नहीं मिलेगा, तो बुध प्रभावहीन हो गया। उसी तरह से हंस महापुरुष योग, हंस महापुरुष योग के भी 28 डिग्री है। अब इसी तरह से समझो 28-29 में क्या है, तो जब पूर्व क्षितिज में ये डिग्रियां पहुंची तो प्रकाशमान किरण इस पर भी नहीं पहुंची, तो हंस महापुरुष योग भी खत्म हो गया। हंस महापुरुष योग का भी कोई फायदा नहीं, डिग्री 28 डिग्री 22 मिनट ले गए। आगे आता है गज केसरी योग। गज केसरी योग चंद्रमा की 21 डिग्री,
और उदय अंश से 9 डिग्री 59 यानी 10 डिग्री समझ लो, तो 11 डिग्री का फर्क है। 11 डिग्री से कुछ थोड़ा हल्का चंद्रमा तो प्रभाव दे रहा है, क्योंकि 10-11 डिग्री का, जैसे मैंने बताया, अब 12 डिग्री तक थोड़ा सा प्रभाव देता है। चंद्रमा तो 10 को प्रभाव दे रहा है, लेकिन गुरु तो प्रभाव नहीं दे रहा, क्योंकि गुरु के और यहां के डिग्री में 20 डिग्री का अंतर हो गया, तो गज केसरी योग का भी कोई प्रभाव नहीं। गज केसरी योग का भी प्रभाव नहीं है। ये जितने भी प्रभाव आपको मिले, ये सब मिट्टी में मिलेंगे, कोई मतलब नहीं रह गया इनका। हम तोते की तरह बताते हैं, और भी मेरे भाई बताते हैं गज केसरी। भाई तुम कुंडली में देखो कितनी डिग्री है, कौन ग्रह देख रहा है, तभी तो उसका आकलन कर सकते हो कि वो आपको विशिष्टता देगा या नहीं देगा। यहां पर कैसे आपको विशिष्टता मिलेगी? कोई विशिष्टता नहीं मिलेगी। ये तो आप ऐसा सोचो, सूर्य अस्त के टाइम का जन्म हो गया बुध के लिए, इसके लिए वो बात, वो एक अलग बात है। और सूर्य यहां पर है तो सुबह का दिन है, वो एक बात मैं बता रहा हूं। लेकिन डिग्रियां, जिस लगन में सूर्य होता है वो सूर्य उदय का टाइम होता है, उदय के टाइम की बात है, सुबह की डिग्री कुंडली है। बुध के मृत अवस्था में चला गया, गुरु भी प्रभावहीन हो गया, बुध भी, ये भी प्रभावहीन हो, इसी तरह मंगल भी प्रभावहीन हो गया। तीनों डिग्रियां प्रभावहीन हो गए। मंगल थोड़ा बहुत दे देगा, 1-2 डिग्री का अंतर, लेकिन गुरु और बुध बिल्कुल प्रभाव हो गए। जो इनके द्वारा महापुरुष योग, हंस महापुरुष योग, गज केसरी योग बन रहा था, मिट्टी में मिल गया, कोई फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल एक बात समझने की है, मैं एकदम 100% में बता देता हूं। उसके बाद यहां पर सूर्य द्वादश भाव का स्वामी है, शनि से पीड़ित सूर्य की नजरें पड़ रही है, तो यहां पर भी हानि हो गई। शनि पीड़ित कर रहा है। जब आदमी पीड़ित हो रहा है, आप उसको, अगर वो आपके पास से निकल रहा है, आप उसको नमस्कार करो, तो आप देखिए वो किस ध्वनि में आपके नमस्कार का जवाब देगा। सिर पर बोझ रखा हुआ है तो किस ध्वनि में देगा? वो हालत सूर्य की है। सूर्य पीड़ित होगा, पितृदोष बन गया, और वो क्या रक्षा करेगा? ये कहानी आ गई। विशिष्ट योगों का कोई प्रभाव नहीं। धन की समस्या, द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र खर्चे में चला गया, और खर्चे भाव का स्वामी लगन में आ गया। उसकी प्रवृत्ति ही धन खर्च करने के लिए, तो कहां से होगा? आमदनी कमजोर हो गई, तो अपने आप हो गया। अब और आगे देखिए, कन्या लगन में बाद के गुरु बनता है, सप्तम भाव का स्वामी बाधा कारक है। गुरु उसकी हरेक प्रवृत्ति में बाधा कारक है, क्योंकि कन्या लगन के लिए सप्तम भाव का स्वामी बाधकेश बनता है, बाधा कारक है, और 2 केंद्रों का स्वामी हो गया। 2 केंद्रों का स्वामी का दोष भंग हुआ नहीं, तो गुरु तो वैसे ही प्रभावहीन है। आप पीछे कितने भी अच्छे योग बनाए, उसका कोई मतलब नहीं है, जब तक कि उसका प्रभाव नहीं। उसका अगर कोई त्रिकोणीय साथ में होता है तो प्रभाव दूर हो जाता है। तो गज केसरी योग भी रखा रह गया। वैनाशिक नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है। कोई भी नक्षत्र जिसमें बालक पैदा हुआ है, उससे 22वां नक्षत्र विनाशिक नक्षत्र माना जाता है। अगर उस नक्षत्र का स्वामी कोई योग कारक है तो 5-10% की हानि करेगा, और योग कारक नहीं है तो फुल ही रगड़ देगा, कोई बस सब फल नहीं देगा। तो यहां पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 22वां नक्षत्र बनता है रेवती से, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य द्वादश भाव का स्वामी है, और खर्चा करने में कोई पीछे नहीं। दाम्पत्य सुख में तो ये सारी परेशानी आ गई, कैसे होगा? आप लेकर के घूमते रहो मेरे साथियों के पास, पंडित जी के पास, आचार्य के पास, और बोले गुरु मुझे भी समझ लो इसी में, मैं दूसरे को क्या दूं? आप अच्छा बताओगे, उसको दक्षिणा भी 200-400 की जगह 1000-1200 देगी, लेकिन उस अच्छे से होगा कहां? या तो कुछ भी तो नहीं है। आर्थिक स्थिति कमजोर, और आर्थिक युग में अर्थ तो चाहिए। जो विशिष्ट योग है अपने आप में आर्थिक स्थिति मजबूत कर देते हैं। महापुरुष जितने भी हैं, योग बने हैं, सशक्त महापुरुष योग और रोचक योग हो, ये कुछ ऐसा है, इनका गॉड गिफ्ट है कि अपने आप धन आ जाता है, गज केसरी योग आ जाता है। लेकिन कोई भी तो संपूर्ण धन आएगा कहां से? आर्थिक स्थिति की वैसी बनी रह गई, और जब तक अभी से परेशान हो रहा है, और जब तक की आयु 25 साल होने वाली है, बोलता है गुरु जी आपका वीडियो देखा तो सोचा कि मैं आपसे संपर्क करूं। भाई बड़ी अच्छी बात है, स्वागत है आपका, लेकिन आपके ग्रह इस तरह से हैं, ग्रहों के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर भगवान हमको पृथ्वी लोक में उतारता है। बुद्ध का रतन आप धारण कर सकते, पहले तो आए क्यों? किसे से? पूर्व जन्म के परमोहर के कारण। बुद्ध कुल देवता का कारण है, कहीं ना कहीं कुल देवता के विषय में चली।
गुरु ने भी इसलिए फल नहीं दिया, सूर्य ने भी पीड़ित हो गया, पिता का कारक है, प्रशासक कारक, आत्मा का कारक है, सारी समस्याएं आ गई। कारत्य कर्म आपने किए नहीं, पिछले जन्म में किए नहीं, आपके परिवार वालों ने किए नहीं, तो कुंडली पितृ दोष की बन गई, सूर्य पीड़ित हो गया और ये सारे चीज हो गए। उपाय, पितृ दोष निवारण करें। पितृ दोष निवारण करने के बाद ये जातक भागवती लाकट गले में धारण करे, बुध का रतन धारण करे, शनि का रतन गले में धारण करे, शुक्र का धन धारण करे, कुछ ना कुछ राहत आवश्यक होगी। और सूर्य को नियमित जल से सूर्य को बलवान रखे। कोई बात नहीं, द्वादश भाव का सामने इतना दोष नहीं लगता, लेकिन थोड़ा लगता है। सूर्य को बलवान रखे, सूर्य ग्रहों का राजा है, देगा। शनि को लगन में लेके आ जाए, तो जब तीनों रतन बनेंगे तो रोगेश तो है, ऐसा नहीं है, रोगेश तो है, लेकिन बुध बलवान मिलेगा, शुक्र भी बलवान मिलेगा, तो उस रोग की भरपाई कैसे ना कैसे हो जाएगी। कहीं ना कहीं जब तीन रत्न पहनेंगे तो कहीं ना कहीं समथिंग इज बेटर देन, कुछ ना कुछ आपको 19-20 का फायदा मिलेगा। और तो कर्म तो आपको भोगने ही पड़ेंगे। तो दो ग्रह का स्वामी शनि इस प्रकार है। कुछ उपाय कर लो शनि की भी, शनिवार को पीपल को जल दे दो और अच्छी राहत मिल जाएगी। शनि और सूर्य को अर्घ दो। दर्शकों, मैंने जातक जो परेशान था, मैंने डायग्राम देकर के आप उसको समझाने की कोशिश की, भाई अंशों का डिग्री का कैसे होता है और किस तरह से प्रकाशमान किरणें हमारे ग्रहों को प्रभावित करती है और ग्रह फिर हमारे जीवन को प्रभावित करता है। मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो किसी के मार्गदर्शन का है तो मैं कहूंगा भाई लाइक करो, शेयर करो। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहां पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है, नर्मदे है। जहां पर ऋषि ज्योतिष में हाथ से पत्रिका लिखी जाती है, निचोड़ दी जाती है। इसी तरह से डायग्राम देकर के मेरी पत्रिका में समझाया जाता है। इसलिए एक पत्रिका लिखने में 7 दिन लगते हैं, लेकिन मेरी पत्रिका लिखने के बाद आपको किसी दूसरे से कोई परामर्श लेने की आवश्यकता भी नहीं होती है। जो इच्छुक है लिखवा सकता है। विश्व कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क से आपको आसान करने के लिए भेजता है, जरूर संपर्क कर सकता है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष आपकी परेशानियों पर वीडियो बनाकर आपका मार्गदर्शन करता है। तो कुछ मेरी भी इच्छाएं रहती हैं, अब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, खराब लिखा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अच्छा लिखा है तो भी लिखिए। मेरे ज्ञान की वृद्धि होगी। आपके कमेंट्स मेरे ज्ञान की वृद्धि कराएंगे। मैं भी गलत हो सकता हूं तो मैं फिर शास्त्र को देखूंगा, अपने आप को सुधारूंगा। लेकिन लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, अब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दर्शकों, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि वो लोगों को भी मार्गदर्शन हो और मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और मेरे चैनल की ग्रोथ हो। धन्यवाद।